हाय एवरीवन, बायोमॉलिक्यूल्स में प्रोटीन्स देख रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में प्रोटीन्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और फाइनली जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर था, मतलब ओवरऑल प्रोटीन्स के कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम लोग समझे थे, जिसमें देख रहे थे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर बतला रहा था अल्फा अमीनो एसिड के अरेंजमेंट को, उसके सीक्वेंस को, उसके नंबर को। दूसरा फिर देखे थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जिसमें पेप्टाइड चेन का अरेंजमेंट पता चल रहा था। दो प्रकार से था, अल्फा हेलिकल अरेंजमेंट और बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट। फिर टर्शियरी में देखे थे कि ये जो अल्फा हेलिकल और बीटा प्लीटेड सीड स्ट्रक्चर थे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, वे आपस में अरेंज करके कैसा ज्योमेट्रिकल पैटर्न दे रहे थे वह पता चल रहा था टर्शियरी से। और वही टर्शियरी स्ट्रक्चर फिर कॉम्प्लेक्स हो जा रहे थे तो बन जा रहा था उसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इसी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट से रिलेटेड एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहने का मतलब कि जो नेचुरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट डिस्ट्रॉयड। तो नेचुरल स्ट्रक्चर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी सब होता है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बिगड़ता है उसको हम लोग देखते हैं। तो डेफिनेशन इसका लिखेंगे कि द चेंज इन द three-dimensional complex structure of protein due to the change in temperature, pH, pressure and the presence of certain electrolytes is called denaturation of protein। कि यदि प्रोटीन में टेम्परेचर चेंज करें उस प्रोटीन के लिए, पीएच चेंज करें, प्रेशर चेंज करें या फिर कोई इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो सॉल्यूशन में आयंस प्रोवाइड करता हो, तो इन बदलाव के चलते यदि प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, माने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाए, बदल जाए, उसका नेचुरल स्ट्रक्चर खराब हो जाए, तो यही कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब जो डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, इसमें जो स्ट्रक्चर चेंज करता है ओनली सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर गेट चेंज्ड। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें कुछ नहीं होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड। समझ गए बात कि जब डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, मतलब टेम्परेचर चेंज किए, प्रेशर किए या फिर पीएच वगैरह चेंज किए, तो उसके स्ट्रक्चर में जो बदलाव आएगा तो उसमें से कौन से स्ट्रक्चर में बदलाव आता है, सेकेंडरी और टर्शियरी में। क्योंकि क्वाटरनरी टर्शियरी का ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो उसमें अलग से चेंजिंग नहीं आएगा। टर्शियरी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है मतलब क्वाटरनरी भी करेगा ही करेगा। बस चेंजिंग जो नहीं आता है वह है प्राइमरी स्ट्रक्चर, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर अल्फा अमीनो एसिड के सीक्वेंस को बतलाता है या पॉलीपेप्टाइड चेन, समझो सिंगल पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन होता है ऐसा। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का तो उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर उसका चेंज नहीं करता है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसके अलावा सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी सारे स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। तो किसी कारणवश, कारण में टेम्परेचर का बदलना हो सकता है, प्रेशर पीएच का बदलना हो सकता है या कुछ सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स का उपस्थित होना हो सकता है। किसी भी वजह से यदि प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज करे, मेनली सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज करता हो, प्राइमरी बिल्कुल नहीं, तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन का नेचुरल स्ट्रक्चर का बिगड़ जाना। अब ऐसे प्रोटीन जिसका डीनेचुरेशन हो चुका हो, जैसे मान लो कि यह ओरिजिनल प्रोटीन है,
ओरिजिनल प्रोटीन जिसमें इसका नेचुरल स्ट्रक्चर है। ठीक, क्या किए आप इसमें चेंजिंग लाए, चेंजिंग में इस सब में से कोई चेंजिंग लाए तो अब यहाँ जो प्रोटीन मिलेगा उसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज कर जाएगा। तो ये प्रोसेस कहलाया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, लेकिन यह जो प्रोटीन है यह कहलाएगा डीनेचर्ड प्रोटीन। डीनेचर्ड प्रोटीन, बिगड़ा हुआ प्रोटीन जिसका नेचुरल शेप अब नहीं रहा, ओरिजिनल शेप उसका बिगड़ गया हो, तो ऐसे प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं डीनेचर्ड प्रोटीन। समझ गए? तो किसी भी कारणवश प्रोटीन का सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर चेंज करे तो स्ट्रक्चर चेंज करने से उसका प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा, और यही प्रॉपर्टी कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और जो प्रोटीन मिलेगा उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे डीनेचर्ड प्रोटीन। अब बताए डीनेचुरेशन के चलते प्रॉपर्टी भी चेंज करता है, बेसिकली जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वह चेंज कर जाता है। अब बोल रहा है कि यह जो डीनेचुरेशन है यह रिवर्सिबल होता है, ओरिजिनल शेप बिगड़ भी सकता है, बिगड़ा हुआ शेप फिर ओरिजिनल में आ सकता है। तो यदि ओरिजिनल शेप बिगड़ गया तो वो कहलाया डीनेचुरेशन या डीनेचर्ड प्रोटीन, फिर से डीनेचर्ड प्रोटीन वापस ओरिजिनल प्रोटीन में आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं रीनेचुरेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीनेचुरेशन। ठीक है, रिवर्स ऑफ डीनेचुरेशन इज कॉल्ड रिवर्स रीनेचुरेशन, या इसी को एनेलिंग भी बोलते हैं, एनेलिंग। तो एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, कि व्हाट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो ये डेफिनेशन ऐसे पूछ सकता है, काउज ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन दिए रहेंगे, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन पीएच, चेंज इन प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑल ऑफ दिस, ऐसे। तो ये सब भी ध्यान रखोगे। ठीक, या फिर एक इधर बता दिए कि ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन व्हिच स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनचेंज्ड, उसके अलावे सभी चेंज करेंगे। एग्जाम्पल्स इसके, तो दूध से जब हम लोग बनाते हैं दही, दूध में कोई खट्टा चीज़ मिला दें, कोई भी खट्टा चीज़, कोई एसिड मिला दें उसमें, नींबू निचोड़ दें उसमें, दूध में, तो वह फट जाता है। फटने के बाद फिर वहाँ से उससे चीज़ बनाया जाता है, पनीर। दूध को फाड़ करके पनीर बनाया जाता है, तो वह डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल हुआ। जैसे मिल्क है, दूध, इसमें कुछ एसिड्स मिलाए, इलेक्ट्रोलाइट, बताए नींबू निचोड़ सकते हो या कोई भी एसिड मिला दिए, तो और हीट किया जाता है, तो यह चीज़ में कन्वर्ट होता है। माने दूध फट जाता है, फिर उसको वहाँ से उसका फैट अलग करके उससे बनाया जाता है चीज़, पनीर वगैरह। तो यह जो एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का, कि दूध में खट्टा चीज़ डालते ही फट क्यों जाता है, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है, डीनेचुरेशन हो जाता है। और इसी डीनेचुरेशन के चलते जो है वह दूध फट जाता है और स्ट्रक्चर उसका बिल्कुल बदल जाता है। अब इस दरमियान बोल रहा है कि मिल्क में एक प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्ट अल्बुमिन, जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। ये ग्लोबुलर क्या है आगे देखेंगे। तो जब इसका डीनेचुरेशन होता है तो फिर चीज़ में जो प्रोटीन हो जाता है सेम लैक्ट अल्बुमिन, वह बदल जाता है फाइब्रस में। ग्लोबुलर प्रोटीन बदल जाता है किसमें? फाइब्रस में। ग्लोबुलर फाइब्रस में क्या अंतर है देखेंगे आगे हम लोग। तो दूध में प्रोटीन है लैक्ट अल्बुमिन, जब एसिड डाल के हीट करते हैं इसका डीनेचुरेशन होता है, तो यही प्रोटीन जो शुरू में ग्लोबुलर होता है वह डीनेचुरेशन के बाद बदल जाता है फाइब्रस में, मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है। ग्लोबुलर में ऐसा गोल ग्लोब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ग्लोब समझते हो जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, और फाइब्रस मतलब थ्रेड फाइबर के जैसा ऐसा। तो देखो स्ट्रक्चर यहाँ ग्लोबुलर था स्फेरिकल, और यहाँ इस तरह से हो गया लीनियर थ्रेड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर चेंज कर जाता है बेसिकली। उसके बाद एक और कॉमन फिनोमेनन है जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और वह कॉमन सा फिनोमेनन क्या है? अंडा जो होता है, एग, इसमें से प्रोटीन होता है एग अल्बुमिन।
मान लो यदि कच्चा अंडा है, रॉ एग, तो कच्चा अंडा को जब फोड़ते हो तो देखते हो दो चीज़ मिलता है, एक उसमें ट्रांसपेरेंट लिक्विड रहता है और दूसरा येलो वाला पार्ट होता है। तो वह जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड है वही प्रोटीन होता है, अल्बुमिन के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग, जो चिपचिप करता है। जब उस अंडा को आप बॉयल करते हो तो बॉयल करने के बाद देखते हो कि जो प्रोटीन शुरू में लिक्विड में रहता है, बॉयल करने के बाद वही वाइट सॉलिड बन जाता है वहाँ। तो ये लिक्विड जाता कहाँ है बॉयल करने के बाद? तो बॉयल जब करते हैं मतलब टेम्परेचर तुम बढ़ा रहे हो, और अभी हम लोग देखें कि टेम्परेचर चेंज करने से उस प्रोटीन का हो सकता है डीनेचुरेशन। तो वही होता है अंडा में, कि अंडा में जो एग अल्बुमिन प्रेजेंट है, एग अल्बुमिन होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन मतलब स्ट्रक्चर शुरू में इसका ऐसा ग्लोब के जैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है इस प्रकार से। और जब इसी को हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने से यह बदल जाता है फाइब्रस प्रोटीन में। फाइब्रस प्रोटीन बताएं, ऐसा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट हो जाता है लीनियर थ्रेड के जैसा। और जो इसमें प्रोटीन के साथ वाटर होता है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए उसका पानी जो है गायब हो जाता है। तो कच्चा अंडा है, अंदर में लिक्विड है, उसका बॉयल करने के बाद लिक्विड गायब हो जाता है। तो उसका कारण हम क्या बताएं कि जब हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अंडा में जो प्रोटीन है जिसको एग अल्बुमिन के नाम से जानते हैं, वो शुरू में ग्लोबुलर होता है, स्ट्रक्चर उसका ऐसा स्फेरिकल होता है। लेकिन जब इसको हीट किया जाता है तो हीट करने से या ग्लोबुलर प्रोटीन का जो स्फेरॉइडल स्ट्रक्चर है वह चेंज कर जाता है ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर में, फाइब्रस नेचर में। और जितना भी वाटर का मॉलिक्यूल है वे सारे प्रोटीन के साथ जुड़ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो पानी गायब और सॉलिडिफाई कर जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है कि वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गो आफ्टर बॉइलिंग द एग, कि अंडा के अंदर जो पानी रहता है वह बॉयल करने के बाद कहाँ जाता है। तो समझ गए इसका मतलब कि कहाँ जाता है, सो डीनेचुरेशन होता है और वह पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ऐसे कई कॉमन फिनोमिनन हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का। उसके बाद अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, पीछे हम लोग अल्फा अमीनो एसिड का बहुत सारा क्लासिफिकेशन पढ़े थे। एक इसके पहले हम लोग कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन भी देखे थे। अगला जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, दो प्रकार का प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा फाइब्रस प्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आता है ग्लोबुलर और फाइब्रस। क्या क्या है इसमें? स्फेरिकल शेप ऑफ पेप्टाइड चेन, जो पेप्टाइड चेन है वे स्फेरिकल शेप में अरेंज रहते हैं, जबकि इसमें पेप्टाइड चेन रन्स पैरेलल। अभी तो बताए स्फेरिकल शेप, इस तरह का शेप समझ लो ऐसा। इसमें बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन हैं ऐसा, पैरेलल एक दूसरे को होते हैं। ग्लोबुलर में फिर है, इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, मतलब ये दो पेप्टाइड चेन के बीच यहाँ बनेगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ जो है बेसिकली होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल। यह जो है वाटर इनसॉल्युबल होता है, फाइब्रस वाटर में नहीं घुलता है, वाटर इनसॉल्युबल। ग्लोबुलर प्रोटीन कोलॉइडल नेचर का होता है, मतलब पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच, जबकि यह रिजिड और इलास्टिक होता है, रिजिड एंड इलास्टिक।
अच्छा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के अलावे जो है बोला डाइसल्फाइड लिंकेज भी बन सकता है ऐसा। ग्लोबुलर का डीनेचुरेशन होता है, और डीनेचुरेशन होगा तो यही जो स्फेरिकल शेप है खुल जाता है शेप, और खुल करके वैसा लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका डीनेचुरेशन नहीं होता है, डज नॉट अंडरगो डीनेचुरेशन। और इसका डीनेचुरेशन क्यों नहीं होगा, तो हम क्या बोले, डीनेचुरेशन में स्ट्रक्चर चेंज करता है। तो पहले ही इसका लीनियर स्ट्रक्चर है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था उस टाइप का, तो अब इसके और स्ट्रक्चर में कोई बिगाड़ नहीं आ सकता है, इसलिए फाइब्रस का डीनेचुरेशन जनरली नहीं होता है। ग्लोबुलर का होता है, क्योंकि इसका या जो स्फेरिकल शेप है खुल करके ऐसा कन्वर्ट हो जाता है उसमें। उसके बाद ग्लोबुलर में बोला है कि इसमें जो टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है 3 डिग्री स्ट्रक्चर, वह यूनिफॉर्म नहीं होता है, डू नॉट यूनिफॉर्म। जबकि इसमें जो है यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर। यूनिफॉर्म टर्शियरी स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ कि पूरा का पूरा टर्शियरी स्ट्रक्चर या तो अल्फा हेलिकल फॉर्म का होगा या तो पूरा का पूरा बीटा प्लेटेड शीट होगा। और इसमें है कि मिला हुआ रहेगा, अल्फा भी हो सकता है बीटा भी हो सकता है, कि कुछ दूर तक अरेंजमेंट अल्फा फॉर्म का है, कुछ दूर का अरेंजमेंट बीटा फॉर्म का आ गया। ऐसे मान लो कि फर्स्ट टर्म अल्फा है, सेकेंड टर्म बीटा आ गया, इसमें रहेंगे तो सब अल्फा या फिर रहेंगे तो सब बीटा ऐसा। तो फाइब्रस प्रोटीन में यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, आइदर अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर या फिर बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होगा। लेकिन जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसमें नॉन यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है, अल्फा के साथ बीच बीच में कहीं बीटा प्लेटेड शीट अरेंजमेंट भी हो सकता है, बीटा के बाद कहीं अल्फा भी हो सकता है ऐसे। और लास्ट में कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो ग्लोबुलर प्रोटीन है, मायोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन, अल्बुमिन, ये सभी ग्लोबुलर प्रोटीन है। हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन जो बॉडी में है, अल्बुमिन अंडा वगैरह में दूध में बता दिए, वे सभी ग्लोबुलर हैं। और फाइब्रस में क्या आता है, तो फाइब्रस में जैसे केराटिन जो बाल में होता है, नाखून में होता है, ये सभी फाइब्रस हैं। मायोसिन जो मसल्स में होता है ऐसा, ये सभी फाइब्रस हैं। तो अब मेन क्या अंतर हुआ समराइज करते हैं, समझोगे अंतर को। तो प्रोटीन 2 प्रकार के हुए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे, ग्लोबुलर, फाइब्रस। ग्लोबुलर प्रोटीन में जो पेप्टाइड चेन होता है उसका अरेंजमेंट स्फेरिकल शेप का है, इसमें लीनियर चेन अरेंजमेंट होता है, और जो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन है वे एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, पैरेलल वही लीनियर चेन अरेंजमेंट हो गया। इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है पेप्टाइड चेन के बीच, यहाँ या तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है या डाइसल्फाइड लिंकेज हो सकता है। ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है, यह जनरली वाटर इनसॉल्युबल होता है। एक कोलॉइडल नेचर का है, चिपचिपा होता है, और ये जो है रिजिड और इलास्टिक है। इसका डीनेचुरेशन हो सकता है, डीनेचुरेशन के दरमियान क्या बोले कि यह स्फेरिकल शेप खुलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है ऐसे लीनियर में। इसका डीनेचुरेशन नहीं होगा क्योंकि इसका शेप अब चेंज नहीं कर सकता है। इसमें जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर है वह नॉन यूनिफॉर्म होता है। ग्लोबुलर प्रोटीन में जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें अल्फा हेलिकल जो सेकेंडरी में बनता था और बीटा प्लेटेड दोनों का कम्बिनेशन हो सकता है, कुछ दूर तक अल्फा बना फिर कुछ दूर तक बीटा बना फिर अल्फा बना ऐसे। जबकि इसमें यूनिफॉर्म होता है, पूरे लीनियर चेन में आइदर अल्फा हो या बीटा कोई एक ही होता है, मिक्सड अप ऐसे नहीं रहता है। लास्ट में कुछ एग्जाम्पल्स, तो ऐसे डिफरेंस याद रख लोगे कई पॉइंट से, उस पॉइंट के आधार पे बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन के बीच अंतर जनरली पूछता है। तो यह क्लासिफिकेशन हो गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पे। उसके बाद और भी क्लासिफिकेशन है इसका प्रोटीन का, और अगला क्लासिफिकेशन जो है इसका वह है
केमिकल कंपोजिशन के आधार पर प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर। इसमें से दो हैं, सिंपल प्रोटीन्स और दूसरा है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, ठीक। Simple proteins are those which are made up of only alpha amino acids। वैसे प्रोटीन्स जो केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड से मिलकर के बने हों तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रोटीन। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में क्या है कि इसमें अल्फा अमीनो एसिड्स तो होंगे ही, प्लस नन प्रोटीन पार्ट भी होता है, साथ ही साथ नन प्रोटीन पार्ट भी होता है। और इसी नन प्रोटीन पार्ट को हम लोग बोलते हैं आइदर कोफैक्टर या इसी को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। समझे? यदि वह प्रोटीन केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड से मिलके बना हो तब सिंपल। अल्फा अमीनो एसिड के अलावा उसमें कोई नन प्रोटीन पार्ट हो, कोई दूसरा ऑर्गेनिक स्पीसीज हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंजुगेटेड। तो इसमें से जो नन प्रोटीन पार्ट है वह कहलाएगा कोफैक्टर, या इसी को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे अल्बुमिन्स अंडा में जो है, उसके बाद ऑरिजेनिन चावल में होता है, ग्लूटेनिन गेहूं में होता है, केराटिन बाल नाखून में होता है, कोलागेन हड्डी में होता है, मायोसिन मसल्स में होता है। ऐसा तो ये सभी सिंपल प्रोटीन है, मतलब इनका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो केवल और केवल अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। अल्फा अमीनो एसिड के अलावे जो है इसमें और कुछ नहीं मिलता है, केवल अल्फा अमीनो। और दूसरा जो कंजुगेटेड प्रोटीन में देखिए हम लोग कि एक उसमें अल्फा अमीनो एसिड तो होगा ही, दूसरा उसमें कोई नन प्रोटीन पार्ट होगा जिसको कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से हम लोग जानेंगे। तो इसके एग्जाम्पल में बात करें जैसे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, अब ग्लाइकोप्रोटीन में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है माने अल्फा अमीनो एसिड के अलावे जो ग्रुप होता है वह कहलाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में कोई भी ग्रुप हो सकते हैं। उसी प्रकार से होता है लिपोप्रोटीन, तो इसमें प्रोटीन माने अल्फा अमीनो एसिड के अलावे जो ग्रुप होगा वह रहता है लिपिड। लिपिड मतलब फैट्स, आगे पढ़ेंगे हम लोग। उसी प्रकार से न्यूक्लियोप्रोटीन, तो न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन के अलावे होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए वगैरह, मतलब डीएनए आरएनए बेसिकली जो है कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं उसमें। ऐसा ही हेमोप्रोटीन्स, हेमोप्रोटीन्स जिसमें दो आ गया, एक हेमोग्लोबिन और दूसरा मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन, और इसमें जो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप वह हेमी ग्रुप होता है। हेमी ग्रुप का मतलब बताए थे, आयरन के साथ हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है जो पोरफायरिन रिंग कहलाता है, जो उसमें क्या कहलाता है, पोरफायरिन रिंग के नाम से जाना जाता है। ऐसा तो बस इस आधार पे केवल हम लोग को पता करना है कि केवल अल्फा अमीनो एसिड है कि उसके अलावे भी कुछ है। केवल अल्फा अमीनो एसिड है तब हुआ सिंपल, कुछ एग्जाम्पल। और अल्फा अमीनो एसिड के अलावे कोई ग्रुप हो, कोई ऑर्गेनिक ग्रुप ही रहेगा, तब वो कहलाएगा कंजुगेटेड। और जो अदर ग्रुप है वह कहलाएगा कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप। कुछ एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बताए थे पिछला क्लास में कि उसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 एक जैसे, बाकी 2 एक जैसे। और उसमें एक हेमी ग्रुप होता है जिसमें आयरन होता है बीच में, और इसके अगल बगल जो है पोरफायरिन रिंग होते हैं।
ये क्या है, जब स्ट्रक्चर पूरा देखोगे इसका तो समझ में आएगा। तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन में क्या अंतर है, या ऐसे पूछ देगा कि न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, मतलब प्रोटीन के अलावा जो ग्रुप है कौन सा है, तो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए वगैरह। तो ग्लोबुलर फाइब्रस के बाद सिंपल और कंजुगेटेड प्रोटीन। उसके बाद ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप हैं कोफैक्टर जो कंजुगेटेड प्रोटीन में होते हैं एलॉन्ग विथ अल्फा अमीनो एसिड, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे क्या बताए, कंजुगेटेड प्रोटीन है, कंजुगेटेड प्रोटीन्स, इसमें दो पार्ट हुआ, एक पार्ट है अल्फा अमीनो एसिड का, अल्फा अमीनो एसिड, और दूसरा बताया इसमें नन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम लोग बोले कोफैक्टर, या इसी को हम लोग बोले प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऐसा। अब यह जो कोफैक्टर या प्रोस्थेटिक ग्रुप है फर्दर दो टाइप का होता है, एक इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर फर्दर दो टाइप का है, जिसमें से एक है कोएंजाइम और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप बेसिकली ऑर्गेनिक कोफैक्टर का टाइप हुआ। कोफैक्टर तो जनरली इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ भी हो सकता है। तो इनऑर्गेनिक में जनरली जो आते हैं वे होते हैं मेटल आयंस। मेटल्स आयन में सोडियम आयन हो सकता है, पोटासियम आयन हो सकता है, फेरस आयन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक आयन हो सकता है, ऐसे कुछ भी। और ऑर्गेनिक कोफैक्टर में जो दो हैं कोएंजाइम और दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो इसमें से कोएंजाइम में कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं, कुछ विटामिन्स वगैरह होते हैं, विटामिन्स जैसे राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 आगे देखेंगे हम लोग, थाइमाइन, विटामिन B2, ये सभी रहते हैं। इसमें भी कुछ विटामिन C होते हैं लेकिन अलग कुछ, जैसे बायोटीन, विटामिन H, ऐसे करके कुछ। अब ये जो प्रोटीन हम लोग पढ़े कॉन्जुगेटेड, सिंपल, या फिर उधर जो हम लोग देखे थे फाइब्रस और ग्लोबुलर, माने स्ट्रक्चर, और दूसरा कि हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या है उसके आधार पे, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के आधार पे, इन दोनों के अलावे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन उसके फंक्शन के आधार पे भी है कि प्रोटीन का बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, उस आधार पे भी जो है उनको अलग अलग क्लास में रखा गया है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लें हम लोग, आगे पढ़ेंगे। जैसे इंजाइम्स जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, इंजाइम्स प्रोटीन्स ही हैं जो एक लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन रिएक्शंस को कैटलाइज करेगा इंजाइम। तो इंजाइम भी प्रोटीन, आगे हम लोग यही देखेंगे इंजाइम। उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जैसे बताए थे इसमें हेमोग्लोबिन, जो क्या करता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम। उसके बाद पढ़ोगे आयरन सल्फर प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का काम करता है। तो ये सभी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कहलाएंगे। फिर होता है स्टोरेज प्रोटीन, स्टोरेज प्रोटीन जैसे मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का स्टोरेज करता है। फिर है फेरिटीन जो क्या करता है, आयरन स्टोरेज का काम करता है, बॉडी के अंदर आयरन को स्टोर करने का काम करता है। तो फंक्शन के आधार पे क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही कई और भी क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से ओवरऑल प्रोटीन का जो क्लासिफिकेशन था अलग अलग आधार पे सबको हम लोग देखे, नोट्स में है, एक बार पढ़ोगे ध्यान से ज़रूर लाइन बाय लाइन, फिर वीडियो से समझ लोगे तो प्रोटीन लगभग समाप्त हो जाएगा यहाँ से। फिर
फिर आगे जो एक पोर्शन बच रहा है प्रोटीन से रिलेटेड थोड़ा सा, वह है प्रोटीन का टेस्ट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट हम लोग पढ़े थे, केमिकली कैसे टेस्ट किया जाए कार्बोहाइड्रेट का, कई मेथड थे। उसी प्रकार से प्रोटीन से रिलेटेड कुछ केमिकल टेस्ट हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।